Hello students, my name is Akash Srivastava. Welcome to my channel Compile with Akash. तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था लूप्स को, लूप से कितने टाइप्स होते हैं और लूप उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो अब हम बढ़ते हैं डीएसए में आगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रोल प्ले करती है डीएसए में। क्योंकि अगर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही आती है, समझ में आ गई, तभी आप आगे डीएसए को समझ पाएंगे। क्योंकि सारी जो आगे डीएसए डिपेंड है वो सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो चलते हैं आगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है? बहुत सिंपल टर्म है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। सिंपल है ना? क्या है कि कोई भी प्रोग्राम जब आप बनाते हैं तो उसमें किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने में कितनी बार वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, उसको हम बोलते हैं उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, कुछ और चीजें हैं इसमें लिखी है। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज नॉट द एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर कोड। इसका क्या कहना है? इसका कहना क्या है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये नहीं बताती है कि सिस्टम आपको उसके सिस्टम में उसको रन करने में कितना टाइम लगा। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कहानी कुछ और है। क्योंकि अगर वो सिस्टम डिपेंडेंट कर दी तो दिक्कत क्या आएगी कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई आपने प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में अगर मेरा प्रोसेसर i5 है तो हो सकता है वो कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड्स में रन हो जाए प्रोग्राम। बहुत बड़ा कोड है, फिर भी वही प्रोग्राम मैंने अगर सुपर कंप्यूटर पे रन कराया तो वो हो सकता है कि बहुत ही मतलब नैनो निग्लिजिबल टाइम में वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो वेरिएबल हो जाएगी। तो इसीलिए इसको वेरिएबल से एक फिक्स्ड बनाने के लिए ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक स्टेटमेंट ग्लोबली बनाने के लिए कि एक स्टेटमेंट हमारी कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। तो ध्यान रखेंगे एक और चीज में बड़ी है, द कंसीडर द मैक्सिमम टाइम टू रिक्वायर टू रन एन एल्गोरिथम। मैक्सिमम टाइम, ठीक है। किसी स्टेटमेंट किसी एल्गोरिथम में कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसको रन होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, उसको हम कंसीडर करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। डोमिनेटिंग टर्म हम कंसीडर करते हैं, लोअर टर्म्स हम हटा देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे ऑलवेज कंसीडर डोमिनेटिंग टर्म इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल वर्ड है कि भाई आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें नंबर ऑफ कितने टाइम अपने स्टेटमेंट जो लिखी है उनको एग्जीक्यूट करने में, यार यानी कितने नंबर ऑफ टाइम स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूट हो रही है, उसको हम बोलेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट इन अ टर्म ऑफ इट इज नॉट अ टर्म ऑफ सिस्टम डिपेंडेंट, इट इज अ ग्लोबल। मतलब हम ही कंसिडर करेंगे कि एक कि मेरे सिस्टम में हो या वो किसी और के सिस्टम में हो, तो ग्लोबली वो कितना टाइम लेगी। ठीक है ना? तो इसको हम कंसिडर करते हैं स्टेटमेंट कितनी हमने उसमें डाली है और एक स्टेटमेंट कितनी टाइम चल रही है। इसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, कितने टाइम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, बट इट इज नॉट अ सिस्टम डिपेंडेंट। पहले ही बता दे रहा हूँ, सिस्टम डिपेंडेंट नहीं होगी। आई होप क्लियर होगा इतना पॉइंट। सिस्टम डिपेंडेंट मैंने बताया आपको कि जो सिस्टम कितना आपको प्रोसेस में टाइम लेगा, इससे मतलब नहीं है उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी बार लिखी है। बस ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो जब चलाएंगे तो वो कितनी बार चलेगी। ठीक है, जैसे लूप चलाते हैं हम तो हमें पता होता है कि उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो 5 बार चलेगी, 4 बार चलेगी, 6 बार चलेगी, वही उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अगर लूप 6 बार चलेगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 6 हो गई, 5 बार चलेगा तो 5 होगी, एन टाइम होगा तो एन चलेगी। ठीक है ना? आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए पहले हम इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। कुछ टाइप्स हैं, फिर उसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके पहले जो टाइप्स हैं, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बेसिक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैं, बाकी और भी होती हैं, बट अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, फिर हम आगे एडवांस समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऐसी प्रोग्राम जिनमें नो लूप्स नो रिकर्शन, मतलब कोई लूप नहीं होगा और कोई रिकर्शन नहीं होगा, ऐसे प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज जो होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सिंपल प्रोग्राम है इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई लूप नहीं लगा है, कोई रिकर्शन नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम ऑर्डर ऑफ 1 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, देखिए इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और सी आउट यस। तो ये भी इसमें जो एग्जीक्यूट हो रहा है इसमें कोई लूप नहीं है, कोई रिकर्शन नहीं है, तो ऐसे प्रोग्राम्स की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज क्या होगी? कांस्टेंट होगी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, मैंने इफ एल्स का प्रोग्राम लिया है। देखिए यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी,
सी आउट ए और बी, इन दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा कंडीशन ट्रू होने पर। तो जैसी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी उस बेस पे ये प्रोग्राम रन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या कोई लूप नहीं है, कोई रिकर्शन नहीं है, तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या कहलाएगी? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जिन प्रोग्राम में कोई लूप नहीं होगा, कोई रिकर्शन नहीं होगा, तो ऐसे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज जो होती है वो क्या होगी? हमारी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरा टाइप क्या है हमारा? लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन सी होगी? If the loop variables are incremented or decremented by a constant amount। ध्यान रखेंगे, कोई लूप है, कोई भी लूप है, अगर उसमें जो आपका जो लूप वेरिएबल है वो या तो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है बाय अ कांस्टेंट अमाउंट, तो ऐसे प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज क्या होगी? लीनियर कंसीडर की जाती है। एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i का इंक्रीमेंट, तो यानी जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो बाय कांस्टेंट अमाउंट हो रहा है। तो ऐसे जो प्रोग्राम होगी इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज क्या होगी? n होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, या इसको लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। ठीक है, लूप वेरिएबल इसमें क्या है? i, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, हियर i इज द लूप वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ मैंने डिक्रीमेंट किया है, i को n कंसीडर किया है, i ग्रेटर देन 0 एंड i का क्या किया? डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो कांस्टेंट अमाउंट से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी क्या कहलाएंगे? हमारे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर आएंगे। थर्ड वन इज, हमने फॉर लिया है, मैंने इंक्रीमेंट कितने किया? बाई 2 किया है, कांस्टेंट अमाउंट से किया है, तो ऐसे प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज क्या होगी? लीनियर काम किया, ऑर्डर ऑफ n। फोर्थ एग्जांपल मैंने लिया है डिक्रीमेंट का, सेम प्रोग्राम है, आप देखेंगे i लेस देन 5, तो इसके इस टाइप के प्रोग्राम की भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? ऑलवेज लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे देखिए हमने while का एग्जांपल लिया है, int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड सी आउट i, और इंक्रीमेंट मैंने किया बाई 2, लेकिन जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कांस्टेंट अमाउंट है, या एडिशन या डिक्रीमेंट। क्लियर है ना? ओके, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस टाइप के जो भी प्रोग्राम होंगे वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंडर आते हैं। थर्ड वन है लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी क्या डेफिनेशन है? इफ द लूप वेरिएबल आर डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। यहाँ पे क्या है? पिछले वाले में क्या था कि वो एडिशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या प्लस या माइनस कांस्टेंट अमाउंट में हो रहा है, तो वो किसके अंडर आ जाएंगे? हमारे वो आ जाएंगे हमारे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हमारा यहाँ पे जो आएगा लूप वेरिएबल जो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाइड हो रहा है किसी कांस्टेंट अमाउंट में, तो ऐसे जो प्रोग्राम होंगे उनको क्या बोलेंगे हम? उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या होगी? हमारी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम लिखते हैं log n। एंड ऑल्सो फॉर अ रिकर्सिव कॉल इफ द रिकर्सिव फंक्शन, किसी भी रिकर्सिव फंक्शन में कोई रिकर्सिव कॉल हो रहा है तो ऐसे भी प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अभी हम आइट्रेशन पर हैं, मतलब लूप को समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए i इज इक्वल टू 1, i लेस देन n एंड i को हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लूप वेरिएबल क्या है? यहाँ पे i है, i को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? बाई 2 कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या होगी? log n या लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कही जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, i इज इक्वल टू 1, i ग्रेटर देन 0 एंड i इज डिवाइड बाई 2। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड लग रहा है हमारा, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या होगी? हमारी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी इस तरीके के प्रोग्राम आपको दिखेंगे तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछी जाती है तो वो होगी लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? लेकिन while का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने i वेरिएबल को कितनी बार मल्टीप्लाइड कर रहा है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो होगी वो क्या होगी? लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर? अभी हम सिर्फ टाइप समझ रहे हैं, बाद में हम इनको और भी अच्छे से समझेंगे। क्लियर? चौथा होता है हमारा क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें जो होता है हमारे nested loops, it is equal to the number of times the innermost statement is executed। innermost statement जो एग्जीक्यूट होती है किसी अंदर, जो लूप्स के अंदर, लूप के अंदर लूप लगाते हैं, या हम कह सकते हैं नेस्टेड लूप अगर कंटिन्यूअस चल रहे हैं, n बाई n चल रहे हैं, तो ऐसे लूप्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n स्क्वायर होती है या क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एग्जांपल देखते हैं। देखिए i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n एंड i का इंक्रीमेंट। क्लियर? फिर उसके अंदर एक और लूप चल रहा है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये जो बाहर वाला लूप है ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? लीनियर थी, क्योंकि जो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है वो बाई n प्लस 1 हो रहा है, और अंदर वाले का भी क्या हो रहा है? इसका भी 1 हो रहा है, यानी इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? लीनियर। और लीनियर के अंदर लीनियर, तो लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी अगर ये n है इसको भी n कर दो, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, क्योंकि ये फॉर है, इसकी इस फॉर की क्या होगी? n होगी, और इस फॉर की क्या होगी? इसकी n होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा आपका? n स्क्वायर हो जाएगी। सिंपल इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो i का इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है? 1 टाइम हो रहा है। यहाँ पे जो j लूप वेरिएबल है उसका इंक्रीमेंट क्या है? 1 टाइम हो रहा है।
समझ में आ गया ना? दोनों के देखिए इंक्रीमेंट 1 1 है, यानी ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो n मल्टीप्लाई n, तो क्या हो जाएगा हमारा x जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, हमारी क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या-क्या समझा? हमने समझा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कितने टाइप होते हैं, बेसिक टाइप समझे, और एक हमने छोटे एक ओवरव्यू समझा कि कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई लूप रिकर्शन नहीं होता। लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि कोई भी लूप वेरिएबल है उसको हम या तो कांस्टेंट अमाउंट से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम ये जो लूप वेरिएबल है कोई फॉर में अगर जो हमारा है वो एक कांस्टेंट अमाउंट में एडेड हो रहा है, माइनस हो रहा है, वी कैन से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर हमारा कांस्टेंट अमाउंट टाइम में हो रहा है, तो ऐसे लूप्स की या ऐसे प्रोग्राम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा क्या होगा, कोई नेस्टेड लूप होगा, नेस्टेड लूप में भी जो इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है, लूप वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, उनमें भी अगर हमारा इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो कांस्टेंट अमाउंट टाइम में हो रहा है, तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होंगे या ऐसे लूप होंगे तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक को अपने आप से निकालेंगे और समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होते हैं और व्हाई दिस दैट विल बी यूज्ड। तो आई होप आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।